हमारे 10 मिनट बर्बाद दूंगा खाली बोली में। हाँ से जा चलो क्या बोलो ठीक है बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। और मैंने आप लोगों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा दिया है ना, पढ़ा दिया। और आप लोगों को सही से तैयार भी हो गया होगा। आपको क्वेश्चन लगा रहे हो कि नहीं बताओ? क्वेश्चन लगा रहे हो? लगी ना रे बेटा आपको क्वेश्चन जरूर लगाओ, अगर क्वेश्चन लगाओगे तो काम चलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेंगे। और आप लोग क्या करोगे, डिसाइड कर लिया करो एक दिन हल्के करके एक से देखो। अभी आपके पास कितना टाइम बचा है बताओ? अभी आपके पास बचा है खाली अप्रैल और मार्च। एनी नोट में रिवाइज करवा दूंगा अभी, पहले ये तब करवा दूँ, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाओ अच्छे से, और क्वेश्चन लगाने के बाद साथ में क्वेश्चन लगाओ, रीड करो, ठीक है। और ये काम कर बहुत जल्दी स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग स्टार्ट नहीं करोगे तो दिक्कत होगी और टाइम बहुत हो जाएगा। और कोशिश करो कि डेली एक चैप्टर क्वेश्चन लगाएं और एक चैप्टर में क्या करें, रिवाइज। सर क्वेश्चन तो लगाते हैं, एक दिक्कत होती है। हां जैसे कि असेसन नीचे वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें दो पूछता है, दो ऑप्शन देता है, एक इसका एक्सप्लेनेशन है और एक एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस वो दिक्कत होती है। वो देखो क्या होता है, सुन लो आप लोग। एस रीजन वाले क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं आप लोग, मैं समझा रहा हूं कैसे करते हैं। देखो आपको पता है एक तो लिखा होता है एस रीजन, हां, और एक लिखा होता है आर रीजन। इसमें ये देखना होता है, हां चलो, इसमें ये देखना होता है, मान लिया एस रीजन है तो और एक रीजन है। आपको ये देखना है, पहले तो आप लोग एस रीजन पढ़ा करो, फिर पढ़ा करो रीजन, ठीक है। इसमें ये होता है कि पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है नहीं है। हां ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है गलत है। अगर मान लो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इससे भाई को पूरा आ रहा है सही थोड़ा सा रह जा रहा है। तो इधर क्यों कर रहा है, इधर करना थोड़ा सा। सही यार मैं थोड़ा कम को कर ली होता है। अब बंद मत करना। चलो आ गए अरे बीपा तो देख उसे उसने बंद की इधर इधर ज्यादा कर दिया उधर। नीचे में गिरी सही है। अब अपना पैर देख रहा हूं कहां तक आ रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं, पूरा आ रहा है वहां तक, ठीक है चलो ठीक है। कैमरे में उम्मीद कर दी। ये समझ लो आप लोग ऐसे जो रीजन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। मैंने कहा था आप लोग पहले ही लिखा करो, एक होता है ऐसे लिखा हुआ, एक होता है रीजन। पहला देखना होता है कि इस पहले देखते हैं हम लोग कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है गलत है। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये पहले स्टेटमेंट देख लो। अगर दोनों सही है तो इसका मतलब ये होता है, अब देखो कि ये वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ गए। अब ये देखना होता है कि ये वाला है रीजन कौन होता है, कारण। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है। अब वो देखने के क्या करते हैं आप लोग, जब एसए पढ़ते हो तो बीच में लगाते हो क्योंकि। ठीक है। जैसे मैं बाजार गया क्योंकि, अब वो रीजन हो गया ना। और क्योंकि लगा, देखो क्योंकि लगाने के बाद अगर तुम्हें सही लगा ये वो बात ठीक हुई है, तो इसका मतलब वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसका ऑप्शन होता है ए। कौन सा होता है ए। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लिखा होगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, और जो ऐसे वो रीजन है वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, करेक्ट, ठीक है। दूसरा ये होता है कि अगर हमने मान लिया ये भी पढ़ा स्टेटमेंट और ये भी पढ़ा, दोनों ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और एक्सप्लेन देखने का तरीका क्या है, आप लगाते हो क्योंकि ऐसा क्यों है, रीजन का मतलब वही होता है। अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट पढ़े और एक गलत है कोई सा, ये गलत है, ये गलत है, तो ए और बी वाले तो नहीं होंगे, अब सी और डी वाले होंगे। हमें वहां एक्सप्लेनेशन से तो मतलब नहीं होता, खाली स्टेटमेंट पढ़ लो कौन सा सही है कौन सा, बस हो गया। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो ए, नहीं कर रहा है तो बी। अब सी और डी वाले में होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस ये देखना होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। पहले दूसरे में तब और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। लेकिन हाँ बच्चे फिर भी हंसते हैं, वो हंसते हैं खाली इसमें कि एक्सप्लेनेशन कर रहा है या फिर। हाँ सर उसी बच जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, हालांकि आप क्या ले रहा हूं, आप लोग ये फॉलो करना क्योंकि गलत रहेगा, लेकिन मैंने किया तो मेरा सही बैठा, ठीक है। मुझे लगता है कि जनरली अगर 3-4 क्वेश्चन ये वाले हैं
ऐसे रीजन वाले में, तो बेटा उसमें 4 में से 2 या 3 का आंसर एक ही होता है हमेशा पेपर में, वो एक्सप्लेन कर ही रहा होगा, समझ गए, और दोनों स्टेटमेंट ठीक ही होंगे। सर हमने टेस्ट दिया था, उसमें किसी में ये नहीं लगाया, समझ भी लगाया था। सुन लो, सही कहते हो, गलती होंगे। अब गलती हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं एक पेपर देने गया था तो मुझे जीएस आती नहीं है, और मुझे जीएस के 30 क्वेश्चन करने थे, मैंने 30 भी नहीं करने थे, मुझे 10 करने थे, उसमें 6 से ही करने थे खाली बस। एक अनुमान में रहता 10 में 6 थी ना, मीडियम में रहूँ मैं, मतलब बराबर छूट जाऊँ। तो उसमें 3 थे ऐसे रीजन वाले, और मैथ की क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे पता ही नहीं था कि इसमें लिखा क्या है, मैंने पढ़ा भी नहीं था। मैंने तीनों में लगाया कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और ऐसे जो रीजन है जो ऐसे का क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तीनों लगाते हैं। उसमें 2 सही थे, 1 गलत था, क्या दिक्कत है, मेरे लिए प्लस पॉइंट में क्या है, मुझे कुछ नहीं बताया तो कुछ तो पता है। ऐसे ही आपको एक तरीका बताऊं, स्टेटमेंट लिखे हुए थे, क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, ठीक है, और 2 वाले थे कि दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है। वैसे के साथ 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों लगाए थे, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, उसमें भी 2 सही है तो तीनों सही हो गए। तो ये होता है तरीका ही, तो आप लोग समझ सकते हो। चलो कोई बात नहीं, आज बेटा हम लोग बहुत ही अच्छे यूनिट स्टार्ट करेंगे, और आप लोग ये ध्यान समझिए। अरे ये क्या है, तो बेटा सर उससे नहीं पढ़ा है, किताब से पढ़ा है। अरे नहीं बेटा, थोड़ा सा पानी डाल दो। पानी नहीं, वैसा कपड़ा होता है तुम्हारे साथ, हीरा दे दो। ये तो वो है ना, पानी तो मेहनत कर रही है। चलो पानी से मिला के सर पानी मत मिलाना, तो बिना मतलब बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ेंगे। और ये अपने आप में बहुत अच्छा यूनिट है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ते हुए, ठीक है, लेकिन बस समझ में आना चाहिए आपको सही से। आपने बहुत सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से आप लोग, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं बेटा, अब हम लोग शांति सुनो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है बहुत, और यहाँ से ध्यान रखना, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, पहला पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, और दूसरा पढ़ेंगे एप्लीकेशन। मतलब पहला पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी हम लोग करते कैसे हैं, और दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उसके यूजेज हमने कहाँ किए हैं, ठीक है। और ये 2 चैप्टर बहुत छोटे चैप्टर हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट आपको और लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन 2 चैप्टर से क्वेश्चन लगभग आपको 6 बन जाएंगे, नीट में 6-7 क्वेश्चन अकेले 2 चैप्टर से, तो कितना इंपॉर्टेंट है। और बायोटेक्नोलॉजी समझना वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है, आप लोग समझो। देखो जैसे आपको बताया, अगर किसी को कोई बाइक है, वो संभालने वाला बनना है, तो वो क्या लेते हैं, मैथ लेते हैं, और वो क्या करते हैं, इंजीनियरिंग, जैसे आपने सुना होगा जीटीआई करते हैं, बीटेक करते हैं, वो लोग ये संभालते हैं ना, कार है, बाइक है, ट्रैक्टर है, इन चीजों को संभालते हैं, वाहनों को संभालते हैं। ऐसे ही अगर मुझे कोई लिविंग एनिमल के अंदर कोई भी जीन मैनिपुलेट करना है, क्या करना है, जीन मैनिपुलेट, मतलब चेंज करना है, डीएनए में कोई छेड़छाड़ करनी है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, बायोटेक्नोलॉजी, क्या करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों करेंगे, क्या जरूरत है, तो बेटा अपने फायदे के लिए। जैसे मैं आपको छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप लोग लग रहा है बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे, तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में हर जगह बायोटेक्नोलॉजी यूज है, एग्रीकल्चर से लेके, फूड से लेके, मेडिसिन से लेके, इतनी सारी हम लोग जो दवाइयाँ आ रही हैं, इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी बनाने लगे, हर एक फसल को हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है। आप बताओ, अगर आज से 50 साल पहले जाओगे, और 50 नहीं 20 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लिया आपके 4-5 खेत है, आपके फादर कहाँ गए, दुकान पे गए, वो आपको जैसे गेहूं की वैरायटी 2-3 ला देगा, भाई 2-3 मेरे पास है, अब आपके फादर डिसाइड करेंगे कि कौन से खेत में हम गेहूं लगाएं, कौन से में गन्ना लगाएं, जिससे दोनों फसल हो जाए, क्योंकि एक खेत में कैसा है, इसमें पानी रुकता है, और एक खेत कैसा है जिसमें पानी नहीं रुकता है। अब क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी, हमने सीड को ही मॉडिफाइड कर दिया, हमने ऐसा भी सीड बना दिया जहाँ पानी ना रोके तब भी वो हो जाए, सर्वाइव कर जाए, और ऐसा भी सीड बना दिया जो पानी हो तब भी सर्वाइव कर जाए। अब आप लोग बताओ, अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होता तो क्या संभव था, नहीं था, नहीं। आज आप लोग सोचो कितनी टाइप की गाय, जैसे गाय की वैरायटी देखो, डॉग की वैरायटी देखो, हालांकि मैं ये बोलूंगा एवोल्यूशन से भी ऐसा हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो प्रभाव पड़ा है वो इसका पड़ा है बायोटेक्नोलॉजी का। आप लोग मार्केट में जाते हैं आलू लेने, तो वो कभी भी कहता होगा कि ये जीएम आलू है, उसका मतलब होता है कि वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू है, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या है, ज्यादा है।
ऐसा कोई भी क्रॉप नहीं जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया है। अब आप लोग समझ सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल कितना ज़्यादा बड़ा है और इसको समझना कितना जरूरी है। पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या था, कैसे हम लोग समझेंगे। देखो आप लोग को सिंपल बात समझना, अगर आपको ये कहानी आप समझ गए आप लोग तो फिर समझ जाओगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो होता क्या है, मैं पहले पूरे चैप्टर का साथ में नजर आऊंगा, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमें, और जो किताब की लैंग्वेज है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैं बताऊंगा, जैसे एग्रीकल्चर से देख लो, अगर कोई फसल है, जैसे आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल मान लो कि पहले की जो फसल थी उसमें अगर हम काटते हुए आपको पता है बाली गिर जाती है, बाली बोलते हैं ना, बाली गिर जाती है, बहुत ज्यादा गिरती है, लेकिन अब कम गिरती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फसल को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस बायोटेक्नोलॉजी हम कैसे करते हैं, खाली समझो, ठीक है। देखो जैसे मान लो अभी कोरोना आया था, क्या था, कोरोना आया, आप समझ सकते हो इससे, और आपको पता है मुझे एक वैक्सीन आनी है, क्या बनानी है, वैक्सीन, ध्यान से समझो। और वैक्सीन लगानी कितने लोगों को, 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है। अब मुझे इतनी जल्दी अब मान लो एक वैक्सीन में एक प्रोटीन है, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, एक प्रोटीन है ए, ध्यान समझना। अब बेटा ये प्रोटीन ए मुझे चाहिए किसी टाइप से, मतलब कहीं से भी मिले ए प्रोटीन मिलेगी तभी मैं वैक्सीन बना पाऊंगा, वरना वैक्सीन नहीं बनेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने देखा ये जिसका साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये कहाँ मिल रहा है प्रोटीन। हमने देखा कि यार एक बकरी है और उसके दूध में मिल रहा है प्रोटीन। किसमें मिल रहा है, बकरी के दूध में। मान लो कहीं मान लो बकरी के पैनक्रियास से मिल रहा है, मान लो बकरी में मिल गया। अब सुनो, मुझे अगर कोई 1% की चाहिए वैक्सीन तो मैं एक बकरी का यूज करता और निकाल लेता, लेकिन मुझे कितने लोगों को लगाना है, 140 करोड़ लोगों को लगाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरी दुनिया की बकरियों को इकट्ठा करूंगा कि नहीं सब बकरियां यहाँ इकट्ठे जाओ, सबसे वो दूध देना है, उससे प्रोटीन चाहिए, ऐसा नहीं करूंगा। साइंटिस्ट पता क्या करते हैं, देखो सुनो बेटे, हमें एक समझ लो, जैसे मान लो एक बकरी है, क्या है, बकरी है, आपको पता है इसके अंदर डीएनए होगा, क्या होगा बेटा, डीएनए, और डीएनए के सेगमेंट में एक जीन होगा, और ये जीन क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, क्या बना रहा है, प्रोटीन। कौन सी वाली, ये वाली, समझ गए। मैंने देखा कि बकरी है, अब आप लोग बताओ अगर हमारे अंदर कोई चीज बन रही तो हमारे जीन्स तो बना रहे हैं, और जीन्स कहाँ है, डीएनए पे। तो इसका मतलब ये है कि मैं देखूंगा, मैं खाली इतना देख लूंगा कि उस डीएनए में, बकरी के डीएनए में वो जीन कहाँ पे है जो ये वाली प्रोटीन बना रहा है, दूध में बना रहा है। मैं क्या करूंगा, देखो ये प्रोटीन कौन सी बेटा, ये वाली प्रोटीन है, ठीक। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस जीन को निकाल दूंगा, इस जीन को, समझ गए। और इस जीन को हम लोग बोलेंगे डिजायर जीन। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हम किस भाषा में कैसे बोलेंगे। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं डिजायर्ड जीन, क्या बोलते हैं, डिजायर्ड जीन का मतलब होता है पसंदीदा, जो हमें पसंद है, और मैंने इस जीन को निकाल लिया। अब बेटा मैं पता क्या करता हूँ, सुनो, मेरे पास जीन मिल गया, अब मैंने एक बकरी के डीएनए से एक जीन निकाल लिया, मतलब एक बकरी के सेल से एक जीन निकाल दिया, समझो कितनी छोटी बात है। अब जीन में निकालने के बाद क्या करूंगा, अब ध्यान सुनना, मैं बैक्टीरिया लूंगा, क्या लूंगा, बैक्टीरिया। बेटा यहाँ पे समझो, आप लोग अलावा सर बैक्टीरिया को लिया हमने, एक बात सोचो आप लोग तो सोचना, अगर मैं बैक्टीरिया ना लेता, आपकी नजर में मैं चलो क्या ले लूं बताओ, खरगोश ले लेता हूं। अगर गधों मुझे बकरी से निकाल के जीन और खरगोश से डालना ही होता तो मैं बकरी से निकालता। अब मैं बैक्टीरिया में डालता हूं तो बताऊंगा क्या, बेटा बैक्टीरिया के पास दो डीएनए होते हैं, आपको पता है, एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और एक होता है जीनोमिक डीएनए उसका। जैसे हमारे पास का दो डीएनए होते हैं, एक तो हमारे पास एक डीएनए होता है जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया के पास डीएनए होते हैं तो एक होता है उसका जीनोमिक खुद का डीएनए जो खुद की बॉडी का फंक्शन कर रहा है, और एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया पता क्या करता है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है तो उस डीएनए को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। आपने ये प्रोकार्योटिक सेल में पढ़ा होगा, वहां नाम आता है प्लाज्मिड, क्या सुना आपने। तो ये बैक्टीरिया के पास जो एक्स्ट्रा वाला डीएनए है, कौन सा वाला, एक्स्ट्रा डीएनए, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मिड। अब सुनो, मैंने ये बैक्टीरिया से डीएनए प्लाज्मिड को निकाल दिया,
ये मान लो प्लाज्मिड है, क्या है? ये सर्कुलर होता है, ये डीएनए, समझ गए? इसे मैं देखो क्या बोलूंगा, इसे तीन नाम से बोल सकता हूँ। एक तो मैं बोल सकता हूँ वेक्टर डीएनए, वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस बार जीन को लेके जा रहा है। एक प्लाज्मिड एक मैं प्लाज्मिड बोल सकता हूँ उसको, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डीएनए है। और तीसरा मैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकता हूँ। अभी बोलूंगा क्योंकि मैंने ये वाला जीन लगाऊंगा इसमें, समझ गए? अब मैंने क्या किया देखो बेटा, ध्यान दो, मैंने ये वाला जीन जो है, ये वाला, ये मैं डिजायर जीन, ये है जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है? ध्यान समझ लो, ध्यान समझ लो, बात समझ लेना। ये है, ये वाला डीएनए। अब मैंने क्या किया, इसका जीन इतना कर दिया डीएनए का, और मैंने ये वाला जीन लगा दिया किस वाले में? बैक्टीरिया के डीएनए, यानी कि प्लाज्मिड में। अब बताइए क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? क्योंकि इस अब ये डीएनए वो है जिसके अंदर मेरा वाला डिजायर जीन पड़ा हुआ है, जो मैं चाह रहा था। अब इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बात समझे आप लोग? हालांकि जो हम सोच रहे हैं कि हमने काट दिया, यहाँ लगा दिया, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि डीएनए का काम कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही हाई लेवल का काम है, जो मैं एक करके बताऊंगा अभी आपको। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, सुनो, इसको मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफर। अब ध्यान सुनना, ये ट्रांसफर ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वही तो पढ़ेंगे पैटर्न में, लेकिन आप लोग बेसिक समझ लो खाली में। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब आप लोग बताओ, ये डीएनए जिसके अंदर जाएगा, जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगा, आप लोग बताओ वो ये वाली प्रोटीन बनाएगा नहीं बनाएगा? क्यों? क्योंकि ये वाला जीन मैंने डाल दिया, समझ गए? अब मैं किसी और के अंदर ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं फिर से करूंगा बैक्टीरिया के अंदर। अब ऐसा क्यों करूंगा? अगर सोचो मुझे भैंस के अंदर डालना होता तो भैंस का रिप्रोडक्शन कितने दिन में होता है? तब तक तो नहीं खत्म हो जाते। और भैंस के अंदर डालना ही होता तो मैं बकरी के इसके अंदर से निकालता ही हूं। मैं किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में डालूंगा जो बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करे, बहुत जल्दी, मतलब हर 10 मिनट बाद, 10 मिनट, जिससे मैं 2-4 दिन में बहुत लाखों एनिमल, लाखों डीएनए बना दूं। ऐसे अंदर करूं तो वो कौन है बताओ? बैक्टीरिया। इसके अलावा कोई भी नहीं है। अगर हम मक्खी के अंदर भी डालेंगे तो वो भी 7-6 दिन में रिप्रोडक्शन करेगी, और सारी मक्खी इकट्ठा तो करूंगा नहीं मैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं किसके अंदर डालूंगा, ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया होस्ट ऑर्गेनिज्म, और वो क्या ले लिया बेटा? बैक्टीरिया। क्या ले लिया? अब मैं बैक्टीरिया को लैब में लार्ज स्केल पे ग्रो कराऊंगा, और बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, जल्दी हर 20 मिनट बाद, सही है? तो अब मैं इनको क्या कराऊंगा? क्या कराऊंगा? ग्रो लार्ज स्केल पे। और बेटा आप लोग बताओ, अगर मैं ग्रो लार्ज स्केल पे कराऊंगा इनको, अब आप लोग बताओ इस बैक्टीरिया से क्या बनेगा? ये वाला प्रोटीन क्या बनेगा? प्रोटीन ए, जो मुझे चाहिए। और इस प्रोटीन को मैं क्या कर लूंगा? एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल लूंगा, और निकाल के क्या बना लूंगा? वैक्सीन। ये होता है बायोटेक्नोलॉजी, समझ गए? अब ये मत सोचना कि वैक्सीन बनाने में एक बायोटेक्नोलॉजी यूज करूंगा। अब मान लो मुझे कोई प्लांट को मॉडिफाई करना है, तो मैं वो जीन इसके अंदर डाल दूंगा, प्लांट के अंदर। ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब एक बार दूसरी बात सुनो, अब ये ऐसा भी नहीं कि बैक्टीरिया इतना बड़ा है मालूम है कि मैं इसको इधर से ब्लड से काट दूंगा, जैसे भाई डीएनए इतना छोटा होता है कि हम आंखों से नहीं दिखेगा, हमारे सेल नहीं दिखता है, तो डीएनए तो बहुत छोटी बात रहेगी ना, सेल नहीं दिखता है हमें। और सोचो उस इतने छोटे से न्यूक्लियस से डीएनए निकालना, फिर कट करना, जीन ट्रांसफर करना, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे हम नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं? जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वो करते हैं। मैं पूरी इतना आसान नहीं है आपको लग रहा है कि सर ने पूरी बायोटेक्नोलॉजी सिखा दी, ये सिखाई नहीं है अभी तो हम लोग हर एक स्टेप में सीखेंगे कि कैसे करना है इसको, कैसे डीएनए कट करते हैं, कैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं, सही है? कैसे किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और कैसे हम लार्ज स्केल पे इसको ग्रो कराते हैं, और फिर कैसे हम लोग प्रोटीन निकालते हैं। समझ गए हम लोग? तो हमको ये सीखना है, ये आपका एक ओवरऑल ग्रुप मिल गया कि हमको इस बायोटेक्नोलॉजी में क्या सीखना है। समझ गए आप लोग? सब लोग समझ गए बात? अब हम लोग एक करके बात करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे पहली बात सबके पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि बिना किताब काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, अगर अभी तक आपको किताब नहीं काम मिलता था तो आप इसमें देख रहे थे, अब इसमें देख नहीं पाओगे। और देखो मेरे पास ये किताब रखी है, क्योंकि मुझे भी किताब लेनी पड़ी इसीलिए, क्योंकि यहाँ किताब नहीं है। हालांकि मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे कुछ देखना है इसमें से,
मुझे खाली सीक्वेंस चाहिए ना, इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है, तो सबके पास किताब होनी चाहिए और एक काम और करना आपको, अगर किसी बच्चे को, क्योंकि मैं ऐसा तो पढ़ाऊंगा नहीं कि बिल्कुल थ्योरी टाइप में, किसी बच्चे को अगर कोई भी चीज पूछनी है तुरंत खड़ा हो सकता है यहाँ पे कि सर ये वाली लाइन में समझ नहीं आई दोबारा, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा वाला सिस्टम आ गया ना, जॉर्डन कर रहे थे बैठ में, अब वो कर नहीं सकते, ठीक है? ये हमारे साथ समस्या है थोड़ी सी। तो अगर आपको लिखना है रेफरेंस देखो फिर देखिए बढ़ते हैं, और मैं बैठ टेक्नोलॉजी बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको, बस आप लोग छुट्टी मत करना। अगर आपने जिसने भी छुट्टी कर ली अगले दिन को समझ नहीं आएगा, फिर अब तो लगेगा कि खाली फालतू में चल रहा है, क्योंकि चैप्टर ऐसा है स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं लाइन टू लाइन बोल दूंगा, ठीक है? यहाँ से आप लोग किताब लेके आना, तब आपको अच्छा लगेगा। किताब यहाँ पे कितने लोगों के पास नहीं है अभी? तो आप लोग किसी किताब के पास बैठे, हाँ एक किताब हो तो होना चाहिए पास में। तुम बेटा तुम इसके पास बैठ जाओगे क्या? इसके पास तेरे पास नहीं है? हाँ ये एक काम करो, हाँ इधर आ जाओ, उसके बाद और तुम भी आ जाओ, हाँ ऐसा कर लो, ले लो किताब, ठीक है? वरना मोबाइल डाउनलोड कर लो, कुछ तो करो, फोन डाउनलोड कर लो। क्योंकि मैं लाइन टू लाइन बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, लाइन ठीक होंगी। चलो ये लिख रहे हैं हम लोग, देखो इसमें क्या है? पानी नहीं कड़वा है और कड़वा है कि देर में चलो कोई बात नहीं, ये लिखो। यहाँ तो बहुत पानी सुविधा है। लगवा दो
ए ये लिख लिया सर अभी नहीं लिखा क्यों सर? घंटी आती थी यहाँ नहीं आई। डर कैसे आ सका इधर? सरकारी कॉलेज सरकारी नहीं होता है। अरे कोई ना कुछ होगा हैं यहाँ प्राइवेट कॉलेज छोटा सा। लिख लिया बेटा ये सब लिख लिया मैं बेटा दे रहा हूँ आपको लिखो समझ साथ समझा रहा हूँ ठीक है बेटा अब आपको किताब दे ठीक है पढ़ दे देखो ये पहले क्या कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस यानी कि साफ साफ बता रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी की तरफ क्या करते हैं एक अब बेटा ध्यान सुनो मैं तो डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हूं किताब से तो पढ़ा रहा हूं ना इसलिए आप ध्यान दो बातें मत करना कोई भी सर मेरी बुक मिट्टी लगा देना था अबे जा ठीक है लगा यहां पे कहना चाह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है बताओ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसका टिश्यू सही है उसका यूज करके हम कोई अपने फायदे के लिए अगर कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी कि किसके थ्रू बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी जैसे देखो बेटा आगे कह रहे इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड ए अगर दूध से दही बन रहा है वो किसका पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का एंजाइम का पार्ट कह रहे ब्रेड वाइन व्हिच आर अ माइक्रोमेटिक प्रोसेस कुड आल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि सिंपल सा कहना चाह रहा है कि हम कुछ भी बनाते हैं वो सब किसका पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी जैसे अगर दूध से दही बन रहा है वो किसका पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी समझ गए हम लोग आगे देखते हैं बेटा जैसे यहाँ पे देखो इसमें इस सब में क्या लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है अगर ये जैसे विट्रो फर्टिलाइजर में आपको पता होगा बच्चा होता है बेबी टेस्ट बेबी प्रोग्राम वो भी किसका पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी हर जगह यूज होता है कहां तुम लोग घूम रहे हो ये क्या कर रहे हो बैठ जाओ एक बार मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हर जगह है टेस्ट बेबी प्रोग्राम हो गया इसके बाद हम हमारे लिए दूसरे दही बनना बियर वाइन जो भी बन रहा है सब किसका पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का अगले बेटा डेफिनेशन लिखिए आप लोग ध्यान से देखो लास्ट में लिखा है बिल्कुल लिखा है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड प्रोग्राम्स एंड ऑर्गेनिक सेल्स पार्ट thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं कोई भी सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी टिश्यू का यूज करके अगर अपने लिए कोई फायदेमंद चीज बना रहा हूं तो उसका मतलब वो क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी समझ गए अब आप लोग सिंपल भाषा में समझो ए बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है अगर मैं अपने फायदे के लिए कोई भी चीज बना रहा हूं कुछ भी जैसे दही बना रहा हूं फायदे के लिए बना रहा हूं कोई भी जैसे मान लो गेहूं है अगर मैं सोचूं कि गेहूं में जो चीज मुझे प्रोटीन या कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो ज्यादा मिले और मैं उसको ऐसा मॉडिफाई करूं तो इसका मतलब वो क्या है बायोटेक्नोलॉजी मतलब कोई भी लेकिन वो लिविंग होना चाहिए क्या होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग सिस्टम में हम जो भी काम करते हैं वो सब किसका पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी समझ गए यहां तक ध्यान है आगे देखो अब ये कह रहा है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रिंसिपल्स यानी क्या कहते हैं फॉलो करते हैं देखो पहला लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या लिखा है बेटा यहां देखो अरे यार ये हमारा सही होता सब मेरा पढ़ रही कल से बहुत किसी का बेटा रुमाल नहीं है रुमाल किसी का बेटा 20 रुपए दो चलो करो मैं ले आता हूं सर अच्छा बात ले तो मैं करना नहीं तो सर से फिर भी बता मैं ये काम करता मैं एक बार रुमाल लेके कैसे आता हूं रुमाल होता है मैं एक बार ही
बात कर रहे हैं, हम इसका उत्तर दिया नहीं दिया दिया नहीं है सर। अरे तो बैठ गई। हाँ बिल्कुल दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है। एक बेटा यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें बायोटेक्नोलॉजी कितने हैं? दो। कितने? एक है तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है तुम्हारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सुनो क्या है? पहला है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है? ये थोड़ा सा ये सही ये साफ अगर कल से थोड़े उसका उसको आने आगे दोगे ऐसे चलेगा नहीं। सर इसके एक हो गए। एक नहीं है नहीं सर, लेकिन ये पानी इसमें साफ हो गया। पानी हो गया ना, पहले उससे कर दिया पंखा लगा। बेटा। अब देखो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे पहला जो टॉपिक मेन होता है वो होता है जीन मैनिपुलेशन। क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब ये है, ध्यान समझो, मैं क्या करूं? जीन मॉडिफाई करूं। मतलब ये है, एक समझ लेने मतलब क्या है? जैसे मैंने डीएनए लिया, क्या लिया? डीएनए, और उस डीएनए में मैं कोई भी अगर चेंज कर रहा हूं तो बताओ उसका मैं क्या चेंज कर रहा हूं? जीनोटाइप। कैसे कर रहा हूं? तो इसका मैं चेंज क्या करूंगा? जीनोटाइप। और चेंज क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। जब हम किसी का जीनोटाइप करते हैं तो क्या चेंज होता है? फिनोटाइप। जैसे मान लो आपके अंदर कोई डीएनए है, जीन से अगर उस जीन को मैनिपुलेट करूंगा तो मैंने अंदर जो प्रोसेस की उसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। जीनोटाइप में रहता है अंदर प्रोसेस, और जब उसके द्वारा बाहर के कैरेक्टर दूसरे दिखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो ये कहना चाह रहा है कि जब हम चेंज करते हैं जीनोटाइप और उसके बाद क्या चेंज होता है? फिनोटाइप। और जब ऐसा हो, चेंज हो जाए फिनोटाइप, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ गए? जैसे मैंने क्या किया था बताओ? मैंने बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, और उसके बाद उसका क्या चेंज कर दिया मैंने? जीनोटाइप। और उसके बाद वो जहां भी जाएगा तो वो प्रोटीन बनाएगा, तो इसका मतलब क्या चेंज हुआ? फिनोटाइप। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल बताऊंगा आपको, जैसे कोई ऐसा पर्सन की हाइट बहुत कम है, जीन थेरेपी करवाया स्टार्टिंग स्टेज में, उसने जीन चेंज करवाया, तो क्या चेंज करवाया? जीनोटाइप। और जब वो लंबा हो गया तो उसका मतलब कैरेक्टर उसके कैसे दिखेंगे? तो उसका फिनोटाइप चेंज हो गया। समझ गए? फिनोटाइप होता है बाहर के कैरेक्टर। समझ गए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? दूसरा यहाँ पे आया बेटा बायो प्रोसेस। क्या है? उसको बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? ये क्या होती है समझो? केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो ये मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप जो कर रहा हूँ, सुनो, उसको मुझे एक कहीं पे एक ऐसा लोकेशन चाहिए, ऐसा जगह चाहिए जहां पे कि कोई दूसरा माइक्रोब्स ना आ सके। मतलब जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ से बीच से एक रोड निकलता होता, लोग आते जाते के पढ़ाई कर पाते। केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है वो सिस्टम बनाना जहाँ पे यानी कि कोई भी जो हम माइक्रोब्स ग्रो कराएंगे उसके द्वारा उसके अलावा कोई भी दूसरा माइक्रोब्स वहाँ पे ना आए। यानी कि हम बोल सकते हैं एक सिस्टम, एक लैब, जैसे हम लोग लैब बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? एक जगह जहाँ पे कोई दूसरा कोई चीज एक्टिविटी ना हो, तो वो आता है तुम्हारा दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखो किताब में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहा है टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, कह रहा है टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड thus चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब मैंने पहले जीनोटाइप चेंज किया, डीएनए चेंज किया और डीएनए को चेंज मॉडिफाइड किया, तो इसका मतलब उसका क्या चेंज हो गया? फिनोटाइप। होस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? होस्ट का मतलब होता है जिसमें हम अपना डीएनए डालते हैं। जैसे आप मामा के घर गए तो मामा आपके कौन है? होस्ट, क्योंकि वो आपको क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं अपने पास, तो वो कौन हो गया आपके लिए? होस्ट। समझ गए? दूसरा लिखा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या होता है? देखो लिखा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, जहां पे कोई भी माइक्रोब्स ना हो। समझ गए? और कह रहे हैं एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमारी इच्छा वाला है। जैसे मैंने अभी इसके अंदर ट्रांसफर किया है क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो कैसा मेरे लिए है? डिजायर। कैसा है? डिजायर। तो ये कह रहे हैं देखो डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम। सुनो प्रिंसिपल्स कितने हैं बेटा? दो। पहला क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब मैंने डीएनए को क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया, जीनोटाइप चेंज किया, फिनोटाइप चेंज हो गया।
लेकिन मैंने जो ये सिस्टम किया है, जहाँ मैं ग्रोथ कराऊंगा, बहुत सारे माइक्रोफियो कहीं तो जगह होगी, और वहाँ पे अगर मैंने स्ट्रेस कंडीशन बना ली, मतलब कौन कौन से मैं वहाँ पे मेथड यूज करूंगा जिससे और कोई माइक्रोब्स ना आ पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। समझ गए? तो ये दो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। अब अगले देखते हैं क्या है। बेटा अगले जो इतनी लाइन लिखी हुई है वो क्या क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसे, ठीक है? आप लोग साथ में पढ़ते रहना, आप लोग साथ में लाइन सब पढ़ते रहना। किसी बच्चे को कोई भी लाइन डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है? आप लोग मत सोचना कि सर हम कैसे पूछेंगे, हमारी को सर क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग, मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे साइड में किताब खुली नहीं है तो एक आध पॉइंट पूछ सकता है, तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मैं खुद कह रहा हूँ, आप लोग जानने वाले हैं क्यों पूछे हम। और आपको पता है एक बात, अगर आप क्लास के सामने पूछते हैं तो ये बात ध्यान रखना, आपका माइंड बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग कहते हैं, एक बात और ध्यान रखना, मैं सुना दूंगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पूछते नहीं है किसी टीचर से, उन्हें क्लास में बैठे उन्हें मतलब नहीं, जो पढ़ाना ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया तब ठीक है, ठीक है, वो सोचते हैं नहीं पूछेंगे। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन आपने अगर टीचर से पूछना स्टार्ट कर दिया सब बच्चों के सामने, कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस दिन से आपका जो माइंड का लेवल होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सर हम कैसे अपना माइंड बढ़ाएं, एक्टिव कैसे करें अपना माइंड, वो इन्हीं बच्चों में तो आता है। ऐसे बच्चों में जो बच्चे, अगर कोई बच्चा क्लास में टीचर सामने पूछ सकता है कुछ भी, तो इसका मतलब ये मानो कि उसके अंदर क्या नहीं है, हेजिटेशन बिल्कुल भी, और उसका माइंड किस टाइप का है, एक्टिव टाइप का। इससे पता लगता है, जैसे आपने देखे होंगे जो कक्षा 12 तक हम पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, अब तो आप समझदार हो गए हो। जैसे एक बच्चा है, किसी का डाउट है कोई, सही है, और वो डाउट ऐसा है कि कक्षा 6 में उसको हो गया था, हो सकता है कि 10th में आ गया हो, डाउट उसका क्लियर ना होगा, अब वो उसी डाउट के सारे जी रहा है आराम से, उसे मतलब नहीं, क्योंकि उसे लग रहा है पूछूंगा तो यार टीचर मारेंगे या कुछ सोचने लगे मेरे बारे में, और वो अगर ऐसा कर रहा है उसका मतलब यह है कि वो गधा बच्चा है। होशियार बच्चे की पहली कहानी, पहली चीज ही होती है कि वो सबसे ज्यादा डिस्कस करता है वो टीचर से ही करता है। और आपने देखे होंगे आपकी क्लास में जो बच्चे टॉपर टाइप के होंगे, तो वो पहली बात तो अगले बैठते होंगे और हमेशा, क्योंकि जिससे टीचर संपर्क में रहे, और दूसरी बात वो हमेशा टीचर से डिस्कस करते होंगे चीज़ों को। आप बचा मत करो, आप जितना ज़्यादा टीचर के संपर्क में रहो, ज़्यादा क्या होता है कि हमें फायदा मिलता है कि हम, आपका हेजिटेशन दूर होगा, आपको जो काम करने का इच्छा नहीं कर रहा है, जो क्वेश्चन करने का, वो क्वेश्चन आप करने लगोगे, आप खुद से पढ़ाई करने लगोगे। ये सब बातें होती हैं खाली संपर्क में आने से, समझ गए? तो इसीलिए किसी बच्चे डाउट हुआ करे तो यहाँ तो बराबर की मेरे को, तो आप लोग सोच लिया करो, ठीक है? ऐसा भी नहीं मैं यहाँ बंदूक लेके बैठा हूँ जिसने पूछा ठीक है, चलो ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है समझ लो आप लोग। अगर यहाँ पे जो जैसे पहली लाइन में जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है, एक आप लोग बात समझते, जैसे हमने जेनेटिक समझ लिया था, वैसे वेरिएशन क्या समझा था, वेरिएशन। आप लोग ये बताओ बेटा, ये वेरिएशन किस में आते हैं, पहले बताओ। सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन में आते हैं। ए सेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं होता है, सेम होते हैं। उसका मतलब क्या होता है? देखो ये होता है ई, अरे यार वो मुझे अभी भी कड़वा पकड़ने लग गया, कैसे ये कौन दे रहा पानी, वो पता नहीं वो पीछे तो प्लस को आ रहा है, पानी मिलो आप पियो, ऐसा व्यक्ति हमारा आ रहा है। डॉक्टर कहाँ गया सर, बड़ा सर बात करो। वो तो मैं पता नहीं, मेरी याद रहती है, मैं थोड़ा दूसरे टाइप का आदमी हूँ, मुझे जैसे होता नहीं है, मुझे कोई गंदगी देख मिलेगी, गंदगी या उल्टी जाएगी मिलती, ऐसे टाइप का। जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे कोई सब एग्जाम में था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि काम बेकार है, जैसे मान लो वो मेरी आया समझ से, पता नहीं क्यों मुझे प्यार लगती है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे जो टीचर करते बहुत ज़्यादा, अब एक पर्सन हो तो उससे क्या मतलब टीचर ठीक है देख देगा, चलता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगले दिन खाना भी खाएगा। अगर मैंने देख लिया तो मुझे तुरंत भाई आने स्टार्ट जाएंगे, उसके बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा एक दिन तो सर खाना नहीं खाने का, कोई उल्टी कर देती है। ऐसे मैं जब लोगों से लीची होता है, लीची एक बार मैंने लीची में पेड़ देख लिया था ऐसे हटा के, तब से मैंने आज तक लीची नहीं खाई। इतना था वैसे गवर्नमेंट जैसे स्टॉक में वही बात आती है, अरे इसमें कोई
बेटे ये समझो, आप लोग बताओ ये वेरिएशन सेक्सुअल में किस में आते हैं? सेक्सुअल में किसमें आते हैं बच्चों? ए सेक्सुअल में, और ए सेक्सुअल में नहीं आते। इसका मतलब क्या है? पहले बताओ कौन सा बताएगा? यहाँ नो वेरिएशन, यहाँ बताया बिल्कुल क्लोज, ऐसा होता है। ये बताओ मुझे पहले कि वेरिएशन यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ क्यों आते हैं? कौन सा बताएगा? सर मैं बताऊं, हाँ बता। यहाँ पे सर 50% और 50% मम्मी पापा होते हैं, और यहाँ पे टोटल 100% एक ही स्कूल होती है। देखो सही बोला ये, लेकिन ये थोड़ा बात को हम अलग टाइप से बताते हैं, ठीक है? कैसे? यहाँ देखो, ए सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, आप लोग बताओ। एक ही फादर से रिवर्सन होता है, एक ही से होगा, चाहे वो फादर कोई भी हो, मतलब एक ही से होगा। दूसरा, जो इसका डीएनए है, तो निकालने में लगा भाई, ये देखो डीएनए में क्या होते हैं आपको पता है? क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम किसको होता है? कैसे आपको पता है टोटल डीएनए आ जाता है, कोई चेंजमेंट होता है क्या? नहीं। लेकिन आप लोग बताओ सेक्सुअल में क्या होता है? फादर के कितने 23 और 23 किसके होंगे? मम्मी के होंगे। तो आप लोग बताओ बेटा, 23 दोनों मिलेंगे तो कितने जाएंगे? अब आप लोग बताओ, पापा के जीन अलग टाइप के हैं, मम्मी के जीन अलग से हैं, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल कदे भैया बहन दोनों, वो किसी और जनरेशन से आ रहे हैं, वो किसी और जनरेशन से आ रहे हैं, तब भी तो अलग ही अलग है। और जब मिलेंगे तो वेरिएशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज रहेगा? क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम पापा के आधे। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए चेंज हुआ। अब हम बायोलॉजी क्या कर रहे हैं? ये डीएनए है किसी का, और मैंने कोई जीन एक्स्ट्रा डाल दिया दूसरे का। अब ये क्या, इसको मैं क्या बोल दूंगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल दूंगा? एक बनने का मैं बोलेगा रिकॉम्बिनेंट बोल दूंगा। और बेटा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है जो बना क्लास बेटा, अब बताओ इससे वेरिएशन आएंगे नहीं आएंगे? आ जाएंगे। मैंने जीन क्या कर दिया? चेंज। यहाँ पे ऐसा ये बताओ पहले मुझे, इतने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, कोई ऐसा तो नहीं इसको डीएनए जीन क्रोमोसोम में डिफरेंस ना बताओ? मैं बता दूंगा, किसी को नहीं बता दोगे। सबको पता है जीन्स क्या होते हैं? अगर ना बताओ बता दो, क्योंकि बार बार मैं नाम लूंगा जीन डीएनए, फिर आप कहो सर क्या क्या हो रहा है। सबको पता है? मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मुझे पता नहीं पता है, बताओ मैं याद रखूं। सबसे पहले हम लोग अगर डीएनए की बात करते हैं, किस बात करते हैं? जैसे आपको ये समझो, मार्कर है, ये डीएनए है, क्या है? खाली डीएनए है बस। ये डीएनए मैं मान के चलता हूं कि अब जीन्स क्या होते हैं, देखो सुनो, ये डीएनए तो पूरा ही हो गया। अब जैसे मैंने ले लिया, ये लिखा हुआ है KORES, मान लो एक जीन है, क्या है? जीन। अब ये जीन क्या करेगा? एक प्रोटीन बनाएगा हमारी सेल के अंदर, और मान लो प्रोटीन आपकी हाइट बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है? तो ये वाला जीन कौन सा हो गया? हाइट वाला, समझ गए? अब देखो अगले लिखा हुआ है स्मूथ, ये भी दूसरा जीन हो गया। जीन का मतलब होता है डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता हो। अब जैसे स्मूथ लिखा है, अब मान लो हो सकता है ये तुम्हारी बॉडी में क्या बना रहा हो? ब्रेड बना रहा हो, मतलब ब्रेड का पोर्शन बना रहा हो, कोई और भी पार्ट देगा तो दूसरा जीन हो गया। तो हम लोग डीएनए और जीन समझ गए क्या होते हैं? डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स, जो क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब बताओ, मम्मी पापा का आपको, मम्मी पापा का डीएनए आपको मिला है, तो मम्मी पापा के जीन्स मिले, और जैसे मम्मी पापा वैसे आप बन गए। ऐसे ही हाथी होता है, हाथी के जीन्स किसे मिले? हाथी के लिए मिले, तो वैसे ही बन गया। अब आप सोच रहे हो सर क्रोमोसोम क्या होता है? देखो जैसे ये डीएनए है, अब इस डीएनए को मुझे कोई दूसरी फॉर्म में रखना है, जैसे मतलब मैं मान सकता हूँ कि मुझे कुछ इससे यहाँ नहीं कहीं और रखना है, तो मैंने इसका कोई इसको मॉडिफाइड कर दिया, जैसे इसको मैंने मोड़ दिया, छोटी जगह में रखना है, तो उसको मैंने बोल दिया क्रोमोसोम। जैसे आप लोग हो, आप मान लो डीएनए हो, एक इंसान हो और डीएनए हो, अब यहाँ हो तो क्या होगा? बताओ स्टूडेंट। अब यहाँ घर जाओगे तो आप क्या बन जाओगे? एक बच्चा बन जाओगे किसी के, और आप मान ले खेत चले गए तो आप लोग क्या बन गया? फार्मर हो तो आप ही। ऐसे ही होता है क्रोमोसोम, जेनेटिक, वो हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, बोलते हैं क्रोमैटिड्स, वो सब उसी का पार्ट है, किसका? अलग अलग स्टेज का। भाई डीएनए को देखो, मुझे डीएनए को सेल डिवाइड करना है, तो मुझे डीएनए को डिवाइड करना पड़ेगा, और जब मैं डीएनए को अगर डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब इसको मैं दूसरी फॉर्म में लेके आऊंगा, किस फॉर्म में? क्रोमोसोम फॉर्म में। और क्रोमोसोम फॉर्म में वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भेजना है डीएनए। हमारे पास इतनी मिलियंस ऑफ सेल है, सोचो स्टार्टअप तो एक ही सेल से हुआ था, और हमारे अंदर इतना ज्यादा डीएनए है कि हम सोच भी नहीं सकते। और एक बार आप लोग खुद सोचो, हमारे हर एक सेल के पास उतना डीएनए है। समझ गए आप लोग? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक डिवाइड करने की
एक ये मान लो कि डिवाइड करने का एक प्रोसेस है, इसका डीएनए DNA का, का। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है, हम आपको एक बात और समझो, ये जो बार बार बोल रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ये सब वही दिखाया गया है और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ देखो ये देखो, अभी मैंने क्या किया, एक बैकबोन ले लिया प्लाज्मिड। अब आप लोग प्लाज्मिड ऑलमोस्ट समझना, ये प्लाज्मिड डीएनए ही है, लेकिन एक्स्ट्रा डीएनए है किसका, बैक्टीरिया का। और ये सर्कुलर होता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। बेटा आप लोग बताओ, ये एक क्या है, एक प्लाज्मिड है, क्या है, ये एक प्लाज्मिड है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर ये प्लाज्मिड है तो मैंने अभी खाली बैक्टीरिया से निकाला है, किससे निकाला है, बैक्टीरिया से। और आप लोग ये समझ सकते हो, अगर मैंने बैक्टीरिया निकाला, अब मैं इसके अंदर क्या डालूंगा सर, जो सर ये प्लाज्मिड होता है यदि सर्कुलर होता है पैराबोलिक होता है, सर्कुलर, तो पैराबोलिक पैराबोलिक सर्कुलर होता है। बेटे देखो, अरे देखो, अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, जीन। और ये जीन कौन सा है, डिजायर जीन। डिजायर मतलब मेरा जो मैं चाह रहा था वो वाला जीन। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैं जीन को बार बार डाल पाऊंगा, तो मैं बैठक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे जीन ट्रांसफर ही करना है। अब इधर बात सुनो, ये अब ये पता क्या बन गया, प्लाज्मिड तो है ही, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है ऐसा डीएनए जिसके अंदर कोई दूसरा डिजायर जीन पड़ा हो, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बेटा आप लोग बताओ, अगर मुझे एक ही डीएनए रखना होता तो मैं इसके अंदर ये खोज क्यों करता, मुझे तो इसकी कॉपी बनानी है ना बहुत सारी। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, देखो सुनो, आप लोग अभी ज्यादा दिमाग में लगाना, थोड़ा समझ लो खाली। देखो इसके अंदर एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो रेप्लिकेट कर ले, क्या कर ले, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट, उससे रेप्लिकेट, उसके लिए होती है ओआरआई साइट। कौन सा होती है, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये डीएनए ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को क्या कर ले, रेप्लिकेट कर ले। क्योंकि मुझे ये अभी अब ये बताओ तो ये रेप्लिकेशन करेगा, आप लोग समझ रहे हो रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, डीएनए कॉपी। तो आप लोग बताओ कि ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, समझ गए आप लोग? और मैं ये चाह रहा हूं ये बार बार रेप्लिकेट करे, भाई ये समझ गए। दूसरा आप लोग बताओ, एक बार और समझो आप लोग, इसमें हम लोग एक नाम आएगा सेलेक्टिव मार्कर। हालांकि ये बातें मैं बाद में बताऊं तो अच्छा रहता, लेकिन अभी समझ लो, एक आता है नाम सेलेक्टिव मार्कर। जैसे मान लो किसी के पास ऐसे बकरियां हैं 50, उनको तो पहचान है कि मेरी वाली ये है, दूसरे वाली की ये है। लेकिन आपको मुझे एक बैक्टीरिया है, अगर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है किसी बैक्टीरिया के अंदर, अगर उसमें मैं कोई ऐसा मार्कर नहीं लगाऊंगा, पहचान वाला चीज नहीं लगाऊंगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे वाले कौन से बैक्टीरिया हैं, दूसरे वाले। जैसे मान लो मैं बैक्टीरिया ग्रो करा रहा हूं लैब में, मान लो इकोलाई ग्रो करवा रहा हूं इसको, इकोलाई को। अब इकोलाई जो मेरे वाले हैं, जिसमें मैंने ये वाला जीन डाला हुआ है, वो तो 10 ग्रो करे, और जो दूसरे वाले हैं वो कर गए 1 लाख, तो मेरा कम नहीं मिलेगा। मुझे तो वो बैक्टीरिया ग्रो करे जो ये वाले, समझ गए? तो यहाँ पे देखो ये सिंपल सा ये सब चीजें बता रहा है कि यहाँ पे जो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए ओआरआई मतलब क्या होता है बेटा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसके बाद ये हमें लगातार, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर। अब ये 3 नाम से बोल सकता हूं मैं। पहला बेटा वेक्टर, क्या बोल सकता हूं, वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक, ले जाने वाला। तो ये बताओ डिजाइन को ले जा रहा है, डिजाइन को ले जा रहा है ना, इसीलिए हमने क्या बोल देंगे इसको, वेक्टर। अब मैं जब भी इस चैप्टर में आपसे वेक्टर नाम को समझाऊंगा कि वो डीएनए जो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए है वो डिजाइन जीन को ले जा रहा है, वो क्या है, वेक्टर। दूसरा मैं नाम ले लूंगा इसका, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ, जिसके अंदर डिजाइन जीन है, वो मत जाने चाहिए, हम पढ़ेंगे लास्ट में। और तीसरा मैं इसको बोल सकता हूं प्लाज्मिड, क्या बोल सकता हूं, क्योंकि ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए। समझ गए ये सब बातें? अब जितने भी नाम आएंगे समझ जाओगे, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम टेंशन ना लो, एक दिन होना चाहिए बैठ में अंदर होगी इतना, समझ गए? ठीक है। अब आप लोग बताएं, देखो कहां से, देखो आप लोग यहां से आओ जहां लिखा है लेट अस नाउ फोकस। सर इसलिए अभी हमने इकोलाई बोला था, इकोलाई क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या, इस चीज क्या बोला है। आगे देखो
बेटा यहाँ पे देखो, ये पूरा पढ़ो। कह रहा है लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या बनाया था? आर्टिफिशियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। कह रहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज। अब देखो ये बार-बार नाम ले रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझ रहे हो आप लोग क्या है? यस सर। कौन सा डीएनए? जिसके अंदर हमारा जीन पड़ा हुआ है उसकी बात कर रहा है। समझ गए रिकॉम्बिनेंट क्या हो रहा है? समझ गया सर। अगले कह रहा है बेटा emerges from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid। अब ये लिखा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये नाम आया तो एक बार मैं ये करके पढ़ दूं, उसके बाद हम सुनेंगे। देखो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है, मैं पहले तो एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये कमरा है, ये कमरा है। अब जैसे सपोज मानो एक गाय होती है, अगर मुझे गाय को अलग करना होता तो मैं गाय में क्या करता? घंटी बांध देता और मुझे पता है जो घंटी वाली गाय है वो मेरी है। या मैं क्या करता? कोई कलर लगा देता कि ये वाली चीज मेरी है। जैसे हमने देखा है गांव में पहले शादी होती तो बर्तन इकट्ठे करते थे, तो क्या करते थे? उसका नाम लिख देते थे, या ये बना दिया, बी बना दिया, इसलिए हमने हमारे बर्तन वाली है। ठीक है, सुनो ये अब बैक्टीरिया क्या है? इतना सा बैक्टीरिया है, उसके अंदर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला हुआ है। आप लोग खुद सोचो बेटा, आप लोग बताओ, अगर मैं बैक्टीरिया को यहाँ ग्रो करवाऊं, एक तो मुझे आंखों से नहीं दिख रहा है बैक्टीरिया कौन सा है, फिर मैं बैक्टीरिया के अंदर कैसे देख लूंगा कि मेरा वाला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? मेरा वाला मतलब जो मैंने जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला हुआ है। अब सुनो, मैं इसमें क्या करता हूँ? एक जीन लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ? और वो जीन क्या होगा? उसको बोलते हैं हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मैं जब भी नाम लूं उसका तो आप समझ जाओगे सर किसकी बात कर रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये एंटीबायोटिक्स नहीं लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा? सुनो, अब ये काम करेगा किसी तरह? सेलेक्टेबल मार्कर की तरह, मेरी पहचान की तरह। कैसे? देखो कैसे करेगा, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो मैं इस कमरे में कोरोना वायरस पड़ जाऊं, मान लो मैं बनूंगा नहीं है कि मैंने बैक्टीरिया पी लिए बहुत सारे, मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाए थोड़ी बात है। नहीं वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, वोमिटिंग हो जाए शाम तक लग रहा है। चलो सुन लो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग बताओ, इसमें इस कमरे में कोरोना वायरस पड़ता है और बाहर 1000 लोग खड़े हैं, आपको बताएं जो भी यहाँ आएगा कोरोना हो जाएगा उससे। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा कोरोना रेजिस्टेंट जीन हो, यहाँ कोरोना बोलेंगे ना, कोरोना रेजिस्टेंट जीन हो, और अब मैंने चुपके से 10 लोगों के अंदर डाल दिया मुझे, अब वो इसके अंदर आएंगे, घूमेंगे आराम से, लेटेंगे, सोएंगे, वो कोरोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस जीन है, बचाने वाला जीन है, उनको नहीं होगा। सेम प्रोसेस है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इधर देखो, मैंने टेट्रासाइक्लिन लगा दिया, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। कौन सा? टेट्रासाइक्लिन। अब आप लोग बताओ, मैंने लो मेरे पास 2 डायग्राम दिया, एक ए और एक बी। बेटा यहाँ देखो, ए बैक्टीरिया कितने हैं? 100 बैक्टीरिया, ए बी 100। ठीक है, आप लोग बताओ, जहां मैं ग्रो करा रहा हूं, मेरा वाला ये इसमें पड़ा हुआ ये वाला कौन सा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। आप लोग बताओ, अगर मैं दोनों को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर रहा हूं, मीडियम में ही टेट्रासाइक्लिन ले लूं, तो आप बताओ ये बचेगा ये बचेगा? ये बचेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब मुझे तो पता भी नहीं, मैं जैसे मान लो अब मैंने ये वाला जीन डाल दिया, अब मैं मुझे मतलब नहीं कि दूसरे कौन से अपने कौन से, मुझे पता है ग्रो ही मेरे वाले होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या पड़ा हुआ है? और मैंने वो मीडियम कौन सा बनाया है? जो मैंने जीन डाला है। समझ गए? जैसे मैं चाहूं, अगर मान लिया यहाँ पे कि भाई मेरे वाले जो जिसके अंदर मैंने 10 डोज डाला है, तो मैं तो एक कमरा ही कोरोना वाला रखूंगा ना, वही बच्चे सफा करेंगे जिसके अंदर कोरोना रेजिस्टेंट जीन पड़ा हुआ है, बकाया आएंगे ना बनेंगे, तो मुझे छानना पड़ेगा क्या? नहीं। इस ऐसा ये काम करता है ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। समझ के कैसे करता है? समझे बात को? थोड़ा समझे कैसे काम करता है। अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मैं कोई जीन ट्रांसफर करूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा?
उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दूंगा एक किसी का, और जब मैं गिरो कराऊंगा यहाँ पे लैब में, तो उसी मीडियम में कराऊंगा जिस मीडियम में जिसके जो जो मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर किया। समझे बात को? ये होता है ऐसे करता है सिलेक्टिव मार्कर की तरह। क्योंकि बैक्टीरिया इतना छोटा है कि हमें दिखेगा ही नहीं बाद में कि हमारा कौन सा है दूसरे का कौन सा है। हमारे का मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे का मतलब इसके अंदर हमने डिजायर जीन डाला होता है जो चीज हमें चाहिए थी। ये बताओ अभी आप लोग चीजें तो मतलब लोग आप लोग ऐसे थोड़े से गुस्से में हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप लोग ये समझ लो ये क्या चल रहा है, हल्के हल्के हम एक प्रोसेस समझेंगे इसकी, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इतनी टर्म आए आप लोग भूल न जाओ कि बात इधर देखिए। तभी तो मैं कह रहा था जो बच्चा आज नहीं आया और जब मैं कल पढ़ाऊंगा उसको इतना नहीं समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसे वो समझते ही नहीं होगा रिकॉम्बिनेंट है क्या। आप लोग समझ रहे हो? मैं कहूंगा डिजायर जीन, मुझे पता नहीं कौन सा जीन। डिजायर जीन का मतलब है पसंदीदा जीन जो कोई सा भी हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें अगर आपको बायोलॉजी थोड़ी सीखनी, छुट्टी मत करना। अगर आपने एक छुट्टी कर दी तो आपको चैप्टर गया। अब आप लोग समझ लो, आप लोग पहले बताओ ये कहानी समझ गए पूरी? समझ गए? अच्छा बताओ एक अगर कोई नाम आता है क्लोनिंग साइट, एक होता है क्लोनिंग। क्या होता है क्लोनिंग? का मतलब क्लोन का मतलब होता है सेम सेम। क्या होता है? कॉपी। ऐसे बोल सकते हो जैसे मैं इसकी तरह एक दूसरा बना दूं तो क्या कर दिया मैंने? क्लोन बना दिया। क्या बना दिया? क्लोन। ऐसी एक साइट होगी रिकॉग्निशन साइट, अभी हम आगे बात भी करेंगे। पहले हालांकि इतनी कहानी समझे आज की जो मैंने टेक्नोलॉजी आपको बताई इतनी भी, ठीक है। अब आप लोग बेटा यहाँ पे आओ, जैसे यहाँ पे अब देखो इस जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये ओवरऑल एक निचोड़ लिखा हुआ है। निचोड़ का मतलब होता है उसने पूरा लिख दिया है। अब हल्के करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे करके। जैसे यहाँ पे एक नाम आया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा यहाँ पे एक बात सुनो आप लोग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब है कि ये से बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। आप लोग बताओ कोई ये डीएनए इतना बड़ा तो है जो मैं ऐसे कट कर दूंगा? डीएनए इतना छोटा है कि हमें वहां पे एक अनुमान लगा काटना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सही है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। अगर जब भी डीएनए कट करना होता है तो किसका यूज करते हैं? आणविक कैंची। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसके भी बहुत सारे फीचर होंगे जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? एक करके सर डीएनए की कैंची का क्या नाम? डीएनए की कैंची का क्या नाम? क्या? कैंची मतलब जिससे कट करते हैं उसका नाम क्या है? यही तो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। समझ गए आप लोग? चलो बेटा आप लोग अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक जो बातें यहाँ पे हैं वो मैंने लगभग बता दिया। अच्छा ये बताओ अगर आपसे कोई कहे बताओ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना था वो बैक्टीरिया का नाम बताओ तो कौन सा है? साल्मोनेला टाइफोइडियम। उसका नाम कर लो। 1970 में बनाया था। अंडरलाइन करो से। अंडरलाइन कर दिया आपने? आप ही करो मेरे हाँ, सर हो गया। स्टार्ट कर दो। जो मैंने पहला क्लास में डाला, ठीक है? इस चैनल में कौन थे साइंटिस्ट और दूसरे कौन थे? बोयर। और इन्हें कब किया था? 1972 में। समझ गए? और इसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगाया था इसने काटने के लिए। क्या यूज किया था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। और ये कह रहा है कि हमने इसको प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरिया के रूप में। ये समझ गए आप लोग? बताओ। अच्छा एक नाम और आया होगा एलएनपी, जिसे लिखा हुआ है ALIEM लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ नहीं होता है डिजायर जीन, जो दूसरा आर से आया है उसको बोलते हैं एल। समझ गए? तो ये कहानी समझ रहे हैं यहाँ तक? बताओ किसी बच्चों की डाउट हो तो समझ जल्दी पूछो। हाँ सर, आप जो क्लोनिंग बोले थे, क्लोनिंग वहाँ पे सर वो पीसीआर यूज होगा ना? क्लोनिंग है पीसीआर वो पढ़ाई के सुनाऊंगा, ठीक है? पीसीआर से पढ़ेंगे। अभी हम लोग करते हैं हर एक स्टेप सुनेंगे एक करके। ओके।
चलो यार समझ गए कहानी समझ गए आप लोग? यस नहीं सर। साहब ये डाल दूंगा। बराबर अब हम लोग एक करके समझेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल में करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बोला समझाया आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो बेटा, अब हम सुनो। सबसे पहले मैं आपको ये तीन लाइन लिखी है यहाँ पे, एक वो पढ़ लो। कह रहा है यू कैन मेंशन ए इन्फर दैट देयर आर थ्री बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ऑर्गेनिज्म। यस ये कह रहा है कि अगर बेटा बोलो मत आपको, अगर हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी एनिमल को कर रहे हैं तो हमें क्या क्या स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तीन स्टेप लिखिए। देखो पहला लिखा है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल का मतलब क्या है? अभी कमेंट पसंद मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ये देखो, अगर मैं किसी चूहे को मॉडिफाइड कर रहा हूँ, मान लो आपको बेटा चूहे को मॉडिफाइड करने के लिए कोई चीज चाहिए जो आपको पसंद का हो, वो पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई, यानी कि आप पहचान करोगे उसका डिजायरेबल जीन कौन सा है, पहला। दूसरा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। हम लोग क्या करते हैं, होस्ट के अंदर, होस्ट का मतलब दूसरे एनिमल के अंदर क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं। और तीसरा कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स फिलोजेनी। और हमको देखना पड़ता है, फिलोजेनी मतलब होता है बच्चे मान लो, या दूसरा उसी के कॉपी मान लो। फिलोजेनी का मतलब होता है कि हम स्पाइडर में इसीलिए कर रहे हैं, अगर मैंने किसी फ्लावर को मॉडिफाइड किया है तो मैं चाहूंगा कि वो फ्लावर ऐसा ही रहे हमेशा, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि वो डीएनए क्या होता हो, ट्रांसफर होता हो। समझ गए बात? समझ गए? अब अगले देखो, सबसे पहले अब जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है वो कौन से? टूल्स। हम लोग ये समझते हैं कि टूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं इसमें, बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपको एक करके बताता हूँ, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रेस्ट्रिक्शन इंजन। किसका आता है बेटा? आप लोग बताओ, क्योंकि सबसे पहले मुझे अगर मैं जीन को देखूंगा उसको काट देना पड़ेगा, और काटने के लिए मुझे क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन इंजन, ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए कोई भी प्लाज्मिड, क्या चाहिए? क्योंकि कोई जोड़ना भी तो है। और बेटा साथ में मुझे चाहिए तीसरा डीएनए लाइगेज, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो मैंने कट किया है, मैंने कट किया है उस डीएनए को दूसरे डीएनए में क्या करना है, जोड़ना है। तो उसके लिए कौन लगाना पड़ेगा? लाइगेज। ये क्यों लाए हम लोग? क्योंकि इसके थ्रू भेजना है, समझ गए? भेजना है इसके थ्रू। चौथा हमें क्या चाहिए बताओ? हाँ, कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या चाहिए बेटा? समझ गए? इतनी चीजें मुझे चाहिए कि मैं किसी भी किसको करता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी को मैं करता हूँ। क्या बैक्टीरिया? हाँ वेक्टर मान लीजिए, हाँ वेक्टर चाहिए। ये प्लाज्मिड है, ये कौन सा वेक्टर है, ठीक है, इसी को हाँ। अगर हालांकि हम दो भी वे समझ सकते हैं उसको, वेक्टर को भी। बेटा इतनी चीज चाहिए मुझे किसी भी बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए। तो सबसे पहले अभी मैं बात करूंगा जो उसकी करूंगा, रेस्ट्रिक्शन इंजन। इस बात करेंगे, इसकी कहानी मैं समझ देता हूँ, फिर आप लोग हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो ये को लिखना है क्या? ये लिखना है छोटा सा, हालांकि लिखो मत, मैं ये करके पढ़ाऊंगा आपको। देखो ये रेस्ट्रिक्शन इंजन क्या है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। कौन सी क्लास? न्यूक्लियस। यहाँ देखो न्यूक्लियस दो टाइप के कैटेगरी होती है, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। पहले तो मानिए सुन लो क्या है, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है बेटा एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सो। यहाँ से इन्फॉर्मेशन है, इसको बोलेंगे, अगर ये वाला नहीं आया इसको बोलेंगे बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और इसको क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। पहले आप लोग इतना समझ लो खाली दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो जो ये एंडोन्यूक्लियस होता है, क्या होता है? ये एक कट ये भी कट करता है, ये भी कट करता है डीएनए को, कट दोनों करते हैं डीएनए को, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजन हम दोनों को बोलेंगे। लेकिन
कौन कैसे करता है वो डिसाइड करता है। जैसे देखो इस वाले को ये कट करता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज ये करता है स्पेसिफिक लोकेशन से। कहां से करता है? स्पेसिफिक लोकेशन से। ये बात समझे आप लोग? इस सर जैसे मान लो ये देखो मुझे डीएनए कट करवाना है और मुझे खाली ये इसका जो स्मूथ वाला पार्ट है इतना कटे, स्पेसिफिक खाली स्मूथ वाला पार्ट, तो मुझे कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शन एंड समझ रहे? इसकी बहुत सारे नाम कैटेगरी होती है, बाद में कहूंगा आपको कि जैसे स्मूथ वाला काटना है तो दूसरा होगा एंडोन्यूक्लियस, दूसरा होगा। ऐसे ही मुझे ये काटना है जो लिखा है KORS तो दूसरा देखो होगा कौन सा? एंडोन्यूक्लियस। लेकिन जब मुझे एंड से कट करना है तो कौन सा होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कट किससे? एंड। किसको? डीएनए। एंड का मतलब क्या होगा? जैसे ये मार्कर है मुझे यहां से कट करना है तो मैं किसका यूज करूंगा? एक्सोन्यूक्लियस। समझ गए? ये क्वेश्चन नीट में हर बार आता है, कभी स्टेटमेंट में आता है, कभी खाली यही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता है। मतलब वो स्टेटमेंट दे देता है और उसको बताना होता है हमें। जब कोई स्पेसिफिक लोकेशन है समझना होगा स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, कट करना होता है तो एंडोन्यूक्लियस, और जब हमें एंड से कट करना होता है यानी कट इनटू एंड, बोथ एंड, ऐसे क्यों कट इनटू बोथ एंड ऑफ डीएनए। एंड ऑफ डीएनए तो मुझे कौन चाहिए? एक्सोन्यूक्लियस। कौन चाहिए? एक्सोन्यूक्लियस। समझ गए आप लोग? पहले बताओ रेस्ट्रिक्शन एंड कैटेगरी समझ गए? न्यूक्लियस दो टाइप के हैं, एक्सो और एंडो। एंडो स्पेसिफिक लोकेशन और एक्सो एंड से करता है। समझ गए? अब बताओ एक और बताओ मुझे डीएनए से कोई जीन निकालना है। आपको पता ना मुझे डीएनए से कोई जीन निकालना है। आप लोग बताओ मुझे ऐसा एंजाइम चाहिए जो स्पेसिफिक लोकेशन से काटे, ऐसा एंजाइम चाहिए जो वहां से काटे? स्पेसिफिक से चाहिए ना। मैं तो ये मानूंगा डीएनए है, मुझे इसका स्मूथ वाला जीन निकालना है तो इसके लिए मुझे कौन चाहिए? स्पेसिफिक। जो एंजाइम स्पेसिफिक लोकेशन से कट करता हो तो मुझे कौन चाहिए? तो हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है? उसकी नहीं करेंगे। समझ गए हम लोग? बेटा एक बात और सुनो, आप लोग स्पेसिफिक समझते हो? हां। स्पेसिफिक का मतलब नहीं समझते ना? समझते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है क्या बोल सकता हूँ मैं आपको? स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ अलग। अलग का मतलब जैसे एक सुनो हाँ जैसे दूसरा ना होगी उसे बोलते हैं स्पेसिफिक। जैसे कहते हैं तुम जैसे ये है, ये इसका क्या नाम है? मुकेश। अगर ये मुकेश किसी के लिए स्पेसिफिक है तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। जैसे मान लो ये मैं कह रहा हूँ बार बार कि स्मूथ मुझे कट करना है तो ये बताओ, ये देखो इधर देखो बेटे देखो, अगर मान लो एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एंजाइम है हिंड। कौन सा है? हिंड सेकंड मान लो, ठीक है? एंजाइम का नाम है हिंड सेकंड। मान लो हिंड सेकंड ये स्मूथ कट कर रहा है तो बेटा जब भी आप हिंड सेकंड का यूज करोगे कोई से डीएनए में करोगे तो वो कट को क्या करेगा? SMOOTH। इसका मतलब बताओ हिंड सेकंड के लिए स्मूथ क्या हो गया? स्पेसिफिक। समझ गए? स्पेसिफिक क्या होता है? तो एंडोन्यूक्लियस हमेशा कैसे काटते हैं? स्पेसिफिक लोकेशन से। उनकी एक ही जर्नी साइड होगी, दूसरी नहीं होगी। मतलब जहां उसे कट करना है वहीं पे करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। समझ गए? अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, वो किसकी करेंगे? स्पेसिफिक लोकेशन की नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस की। समझ गए? ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है सब कुछ? ठीक है। तो मैं अब आपको बात करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस की और समझेंगे कि आखिर ये क्या है और कैसे कट करता है। तो आज तो इसका पूरा पार्ट हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन कितना हो रहा है वो उतना हम करते हैं। तो ये मिटा दो, देख लिया आप लोगों ने? ठीक 30 हो गया, थोड़ा और है। अब आपको ये समझो, अब मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ ये समझा देता हूँ आपको कि ये है रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। अब देखो मैं लिख दिया था, अभी मैं क्या लिख रहा था? रेस्ट्रिक्शन। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। यानी कि अब मैं ऐसे एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ जो कैसे कट करता है?
स्पेसिफिक लोकेशन से। ये बात समझ में आई आपको? अब देखो बेटा, जैसे आप लोग पढ़ोगे, जैसे इको आर फर्स्ट पढ़ोगे, हिंट सेकंड पढ़ोगे, बाम एच फर्स्ट पढ़ोगे, साल फर्स्ट पढ़ोगे, ये सब क्या है? किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस की नाम है। जैसे सुनो, जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो बेटा, जैसे हिंट सेकंड लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया इको आर फर्स्ट, ऐसे लिख दिया मैंने, आगे करेंगे एक बॉम्ब में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ आपका साल फर्स्ट, सही है। इसके बाद लिख रहा हूँ ए हिंट, चलो सही है, चार लिख रहा हूँ और ये होता है। यहाँ देखो बेटा, ये देखो आप लोग समझ लो, ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन क्या है? अब आप कहोगे सर ऐसे हमें 1000 याद करने पड़ेंगे, नहीं, आपको खाली 6 याद करने पड़ेंगे, 5 से 6। वो भी क्यों? क्योंकि इसमें एक टॉपिक है प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड के बारे में दिखाया गया है, पीवीआर फ्लूइड के बारे में, तो जो वो पढ़ने के लिए आपको 6 याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग बात सुन लीजिए पहले। सबसे पहले आता है कि सर ये अजीब नाम नहीं रहेगा, इनकी नेमिंग कैसे की? क्या कैसे की? नेमिंग मतलब होता है नामकरण। जैसे आप लोग पैदा हुए थे तो आपका नामकरण हुआ होगा, है ना? किसी ने किया होगा ना? किसने किया? क्यों पता नहीं सर, हमें क्या पता? अरे तो हवा नमस्ते। ये बड़ा हो गया अच्छा जे डेटा था ना मम्मी को दी तो अच्छा सर, बड़े होने की सेल डिवाइड चलती है। ये दोस्ती बड़ा सर, मेरे बड़े होने की सेल डिवाइड कर रही थी। ये तो वही बात होगी ना, एक बच्चा था, ए सुनो सुनो, मेरे सामने की बात है ना, एक बच्चा था, तो वो जो पेरेंट्स थे वो चला रहे थे, क्या बोलते हैं, वीडियो फिल्म, अरे किसकी, कौन सी, शादी वाली, ठीक है, शादी वाली, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ भाई मान लो एक वीडियो फिल्म, मैरिज वाली, शादी वाली, तो उनका बच्चा पता क्या कह रहा है? मम्मी मैं कहूँ इसमें। अरे सर, ठीक जी वाला एग्जांपल हमारे साथ लेते थे कि भाई वो कहाँ से होगा, उस बच्चे को कौन समझाए, तू कैसे सकता है इसमें? लेकिन उससे लग रहा था कि मम्मी भी है, पापा भी है, तो मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ? लेकिन उसे कौन बताया कि भाई 2 साल बाद आया है? तो ये है, चलो ठीक है बेटा, यहाँ देखो, अब इधर समझो, इस चैप्टर में आपको बातें मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम समझा सकते, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों से कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। जैसे पेपर है, एक सोचो, एक चौथाई, एक 5 मिनट तक इससे आता है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे इसको? यहाँ देखो, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस की हम बात करूँ तो सबसे पहले क्या बात करते हैं? नेमिंग। किसकी बात करते हैं? नामकरण। अच्छा ये बताओ, इधर कोचिंग आने से किसको फायदा है, किसको नुकसान है? मतलब रास्ते का किसको फायदा है, किसको नुकसान है? जगह डिस्टेंस का आराम से फायदा है, लाइन नहीं जाती है, नुकसान किसे सबसे ज्यादा? इधर आने से ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ रहता हो और इधर आगे कोचिंग तो इधर आना पड़ता है, दोनों का नहीं, और सबको फायदा है नहीं अबे तुम तो साइकिल से आओगे, थोड़ा बढ़ लेना है, सर हो सकता है सर, थोड़ी बात हो जाए सर जाम में क्या आती है? हाँ थोड़ा नुकसान है। अरे बोलो मत, मैं ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट से रह रहा था बहुत पास में, पैदल आ गए, इधर उसे टमटम से ही आना पड़ेगा क्योंकि वहां से इधर आएगा, ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ, कौन है? तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, टमटम से आओ, लेकिन 1 घंटे आना है, ठीक है, और सबको फायदा हुआ है, मतलब सब आसपास रहते हैं, स्कूल में ठीक है, यहाँ आने से किसी फायदा? सभी इनको फायदा है, वो दूर रहता है, अभी नहीं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, बात नहीं, सबको फायदा है, ए सबसे ज्यादा फायदा सबको है ना? सबसे ज्यादा फायदा मुझे है। मैं 2 मिनट पहले चला था यहीं सामने से यहाँ, और वैसे क्या होता है, मुझे आधा घंटा पहले रेडी रहना पड़ता है कि जाना है कोचिंग, यहाँ से क्या है खाना खाया सबसे फायदा मुझे लगता है, सही है, आ जाओ इधर, क्योंकि इससे दूर तो मैं चाय पीने जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मुझे रास्ते से मैं चाय पीने जा रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, चल आगे नहीं होगा बात। यहाँ देखो, नेमिंग कैसे करते हो समझते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ इक्वल फर्स्ट का, किसका ले रहा हूँ बेटा, आप बोलो बेटा, इक्वल फर्स्ट
देखो यहाँ देखो इक्वल फर्स्ट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसका इसकी नेमिंग कैसे दी है मैंने, नेम समझ लो, रेसिस एंड एलिमेंट्स की। देखो सबसे पहला जो लेटर होता है, क्या मैं बोल रहा हूँ, पहला लेटर, ये कौन सा पहला लेटर है, पहला मतलब फर्स्ट लेटर। ये फर्स्ट लेटर पता है कौन सा है, ई कहां से आया, जिस बैक्टीरिया से ये एंजाइम हमने ऑब्टेन किया है। जैसे मान लो मुझसे कोई एक एंजाइम ऑब्टेन करे, तो मेरी बॉडी के अंदर बन रहा है, मुझसे कोई बोले एंजाइम ले, तो पहला उसका नाम क्या रखे, ए, क्योंकि मेरा नाम क्या है अंशु, तो ए रखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसने अभी किससे लिया होगा, आप लोग बताओ, कौन से बैक्टीरिया से लिया होगा, ई कोलाई, क्योंकि ईस्टेरिया कोलाई में ई आ रहा है ना, तो फर्स्ट लेटर का नाम रख दिया ई। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये ऑब्टेन किया है बेटा, उसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। अब आप लोग बताओ इसका ये नाम कौन सा है, जीनस, और ये नाम कौन सा है, किसी के भी दो नाम होते हैं, जीनस और स्पीसीज। तो आप लोग जो सही लैंग्वेज बोलोगे वो ये बोलोगे कि रेस्ट्रिक्ट एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर लिया है वो जिस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया है उसके जीनस का फर्स्ट लेटर है, समझ गए, जीनस का फर्स्ट लेटर किसका, जिस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया है। जैसे इसका पूरा नाम होता है ईस्टेरिया कोलाई, तो यहाँ पे ईस्ट ले लिया। अब दूसरी बात सुनो बेटा, तो फर्स्ट लेटर हमने लिया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिखूं बताओ आप लोग, बैक्टीरिया ऐसे लिखो, अरे यार इस बड़ा में ना, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको, मैं लिख दे रहा हूँ जीनस में, जीनस ना, जीनस का फर्स्ट लेटर, ठीक है, समझ जाओगे, जीनस का फर्स्ट लेटर किसका, बैक्टीरिया का लेटर, समझ गए, जहां से ऑब्टेन किया है। बेटा ये बताओ सेकंड के दो लेटर है ये वाले, ये सीओ, ये पता है क्या है, यहाँ देखो ये यानी कि सेकंड टू लेटर ये लिए जाते हैं बेटा, यहाँ देखो ये लिए जाते हैं सेकंड टू लेटर, इसके स्पीशीज के दो लेटर, समझ गए। जैसे हम लोगों का नाम होमो सेपियंस है, अगर मान लो हमसे कोई एंजाइम लेता तो पहला लेटर क्या होता है एच और दूसरा क्या होता है एस के, समझ गए उस एंजाइम का नाम है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो दो लेटर है, कोलाई सीओ आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया सीओ, समझ गए। तो सेकंड टू लेटर लेते हैं हम लोग स्पीशीज, क्या लेते हैं स्पीशीज का एक टू लेटर कितने लेते हैं, समझ गए, समझ बात है। और बेटा जो ये आर है ये पता क्या बता रहा है, बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा है, स्ट्रेन मतलब जैसे जैसे मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था जेनेटिक्स, तो बताया था मैंने आर स्ट्रेन एच स्ट्रेन, एक था पैथोजेनिक एक कैसा था नॉन पैथोजेनिक, जैसे आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन था और आई स्ट्रेन मतलब स्मूथ, है ध्यान आपको, एच को रीच कर रहा था आर स्ट्रेन। जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊँ आपको, जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे हम लोगों ने होमो सेपियंस पे रखा था, अब मैं आर का मतलब पता क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे ये देखूं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन सिख है कौन ईसाई है, समझ गए। ये बता रहा है ये आर क्या बता रहा है, बैक्टीरिया का स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का मतलब पैथोजेनिक है या नहीं है, डिजीज कॉज करता है, क्योंकि बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं ना, समझ में। बैक्टीरिया क्या होते हैं, जैसे हम लोगों में होता है, जैसे अगर मान लीजिए हिंदू है तो हिंदू में कितनी कास्ट है, मतलब स्ट्रेन मान लो, कोई अलग है कोई अलग, कोई पंडित है कोई में कुछ है कुछ है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्ट्रेन। तो ये क्या होता है पता है, थर्ड ये वाला लेटर स्ट्रेन। और बेटा एक यहाँ देखो और ये लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड, ये पता है क्या बता रहा है, उस बैक्टीरिया से कौन से नंबर का एंजाइम है जो ऑब्टेन किया गया। जैसे ये पहला एंजाइम होगा जो उस बैक्टीरिया से लिया गया है, अगर यहाँ जैसे यहाँ लिखा है देखो सेकंड, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ से बताओ क्या पता लगा, मुझे पता है ऐसे क्या होगा, हीमोफिलस आईएल से इन्फ्लुएंजा, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है उससे लिया होगा, ये कौन से नंबर का होगा, सेकंड वाले का, मतलब ये एंजाइम दूसरे नंबर का होगा, और ये कौन से नंबर का है, फर्स्ट नंबर का, समझ गए। तो ये दिखाता है ऑक्टेन नंबर,
ऑक्टेन नंबर ना, ऑक्टेन नंबर ऑफ एन समझ गया बेटा? ये ऐसे होती है किसी भी एंजाइम की नेम। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आपकी किताब में पूरे टॉपिक लिखा हुआ है, वहां उसके बराबर में इतना लिख लो उसका। अगर इसको लिखना है तो जैसे लिखना है लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये पूछ जाता है। ये हम लोग एक यहां समझ रहे हैं हम लोग, ये सी और मैंने क्या है यहां पे यहां समझने का मतलब करेगा। ये देखो ये दो से कर दो, ये वाला लेके आया यहां पे, आपने किताब पे कहां पे? अगर आपकी कॉपी में जगह हो तो आप ऐसे मत लिखना, इतना लिखा है, थोड़ा अलग करके लिखना। ये समझ जाओगे आप लोग? ये देखो बेटा, ये देखो ये जो है ये वाला, ये वाला है, ये वाली कहां है और सेकंड वाली कहां से? यहां से। ये मैंने गलत बना दिया, ऐसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ये ऐसे कर दो, अब ये रास्ता बन गया ना, इसकी ये बात होती है, क्योंकि तुम लोग बहुत बड़े गधे हो, कल को भूल जाओगे। अब समझ जाओगे हम लोग, उसकी बात ये है, उसकी बात ये है। लिख लो, किसे लिखना है? लिख लिया? और आप लोग पेपर हो गए सब कैसे सीखे? बच्चे तो नहीं सीखे, प्रैक्टिकल चाहिए और फिर चर्चा किसी का ये तो फिर आओ आराम से डेली, और बच्चे दुनिया में बताओ। यहाँ देखो बेटा, आपको सुनो पहले, अगर ऐसे करोगे तो मैं पूरे 2:30 कितने बजे आता हूँ?
3 बजे बाहर नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना गेट लगा दूंगा। और जो बच्चा वहां पे चला गया तो कहते चाहे पानी लगे ना प्यास लगे पहली बार के सर पानी मंगा के आपको नहीं पानी हम 2 बजे भर के रखूंगा पहले, ठीक है सर। अगर ऐसा करो इसलिए रुक जाओ 5 मिनट और थोड़ा सुनो। अबे क्या दो तुम्हें ट्रेन चल रही है कैसे बच्चे हो भाई? मुझे कहना पड़ता है रुको, और तो तुम लोग मुझसे कहो कि सर थोड़ा और मेरा बच्चे हैं यार। और मैं कहूँ आपसे कि नहीं बेटा फिर बट उल्टा चलता है यहाँ मुझे खुद कहते हैं सर अपना हो गया आपका काम नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो बेटा एक यहाँ देखो, आज हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड का सीन सीखा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, बोलो मत कोई भी, मैंने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का बेस समझाया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है प्लाज्मिड, क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब हमने सीखा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया क्या होगा बताओ। अब तो हमने दूसरा क्या सीखा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, वेक्टर डीएनए क्या होता है, कैसे हम किसी का जीनोटाइप चेंज करते हैं तो जीनोटाइप चेंज होता है, कैसे हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं। और हम लोगों ने बेसिक टूल्स सीख लिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होते हैं। और आज जो मैंने स्टार्ट किया उसके बारे में क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हालांकि पूरा अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है, आज हमने नेमिंग सीख ली। कैसे सीख ली? नेमिंग कि इसे भी हम रेस्ट्रिक्शन, और मैंने बताया आपको न्यूक्लियस की 2 क्लास होती है, एंडोन्यूक्लियर और एक्सोन्यूक्लियर। एंडोन्यूक्लियर जो होता है वो कैसे कट करता है, स्पेसिफिक लोकस से, और जो एक्सोन्यूक्लियर होता है वो कैसे कट करता है, एंड से। ये हमने देख लिया। दूसरा नेमिंग देखी, जैसे मैंने इको और फर्स्ट का बताया आपको कैसे नेमिंग करते हैं, तो कैसे बताया, फर्स्ट लेटर क्या बताता है, जीनस नेम, 2 लेटर, सेकंड स्पीशीज के होते हैं, आर होता है उसका स्ट्रेन, और जो ये नंबर बताता है क्या कि वो एंजाइम कौन से उससे ऑब्टेन करता है। किया है। समझ गए बात? चलो फिर हम लोग क्या कल मिलते हैं, ठीक है। चलो।